हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे थ्री फेज सिंक्रोनस मशीन। तो देखिए, थ्री फेज सिंक्रोनस मशीन में दोनों चीज़ें आती हैं। आपका थ्री फेज सिंक्रोनस जनरेटर भी आते हैं और मोटर भी आते हैं। जैसे हम लोगों ने सिंगल फेज और थ्री फेज इंडक्शन मोटर पढ़ा था, अब हम लोग आज पढ़ेंगे थ्री फेज सिंक्रोनस मशीन। तो देखिए, एसी जनरेटर जो होते हैं जनरली वो क्या होते हैं, जनरेटर क्या होते हैं, मोटर क्या होती है, ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसमें क्या होता है कि आज हम लोग बात करते हैं थ्री फेज सिंक्रोनस मशीन्स की। ठीक है, अब आपको जहाँ मशीन की बात आएगी तो आपको मालूम है कि इसमें दोनों चीज़ें आएंगी। आपका जनरेटर भी आएगा और मोटर भी आएगा। जनरेटर में क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक, तो अब ये जनरेटर जो होता है, इसमें जो एसी जनरेटर होते हैं, एसी जनरेटर्स, ठीक है, डीसी जनरेटर हम लोग पढ़ चुके हैं। एसी जनरेटर जो होते हैं, दे आर कॉल्ड अल्टरनेटर्स, दे आर कॉल्ड अल्टरनेटर्स। और केवल अल्टरनेटर नहीं, इनको दूसरे शब्दों में हम इसको सिंक्रोनस जनरेटर भी बोलते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड सिंक्रोनस जनरेटर। ठीक है, जो एसी जनरेटर होते हैं। और रोटेटिंग मशीन दैट रोटेट एट ए स्पीड फिक्स्ड बाय द सप्लाई फ्रीक्वेंसी एंड द नंबर ऑफ पोल्स आर कॉल्ड सिंक्रोनस मशीन। तो यहाँ से सिंक्रोनस मशीन की, इसीलिए ये वर्ड सिंक्रोनस, इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी मशीन या रोटेटिंग मशीन दैट रोटेट एट ए स्पीड, यानी जब किसी मशीन की रोटेट करने की जो स्पीड है वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है सप्लाई फ्रीक्वेंसी पे, सप्लाई फ्रीक्वेंसी पे और नंबर ऑफ पोल्स पे, नंबर ऑफ पोल्स पे। तो ऐसी मशीन जिसकी स्पीड जो है सप्लाई फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ पोल्स पे डिपेंड करती है, इस तरह की मशीन को हम बोलते हैं सिंक्रोनस मशीन। दे आर कॉल्ड सिंक्रोनस मशीन। ठीक, तो ये क्लियर हो गया आपको। अब हम लोग बात करते हैं सिंक्रोनस जनरेटर की। सिंक्रोनस जनरेटर इज ए मशीन फॉर कन्वर्टिंग मैकेनिकल पावर फ्रॉम ए प्राइम मूवर टू एसी इलेक्ट्रिक पावर एट ए स्पेसिफिक वोल्टेज एंड फ्रिक्वेंसी। तो वही भाई, जनरेटर को अभी हमने आपको बेसिकली डिफाइन किया था। तो जनरेटर क्या करता है, जनरेटर ये करता है कि मैकेनिकल एनर्जी को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम सिंक्रोनस जनरेटर को कायदे से डिफाइन करें कि सिंक्रोनस जनरेटर क्या होता है, तो सिंक्रोनस जनरेटर सिंपली क्या करता है, ये, या सिंक्रोनस जनरेटर क्या होता है, सिंपली इट इज ए मशीन फॉर कन्वर्टिंग मैकेनिकल पावर फ्रॉम ए प्राइम मूवर। प्राइम मूवर मतलब कि चाहे आपका कोई भी मूविंग पार्ट है, ठीक है, तो वहाँ से ये मैकेनिकल पावर को लेके इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट कर देता है, और एक स्पेसिफिक वोल्टेज पे और एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे। तो इसको ही हम सिंक्रोनस जनरेटर बोलते हैं। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि सिंक्रोनस मशीन जो है वो रोटेट करती है एट ए कांस्टेंट स्पीड कॉल्ड सिंक्रोनस स्पीड। तो अब इसमें यह ध्यान रखिएगा कि इसीलिए इसको सिंक्रोनस मशीन बोलते हैं, कि सिंक्रोनस मशीन जो है उसकी वो कांस्टेंट स्पीड पे, और उस स्पीड को क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस स्पीड। ये पीछे भी हम लोग आ चुका है। ठीक है, सिंक्रोन ये मशीन हमेशा सिंक्रोनस स्पीड पे ही रोटेट करती है। ए सिंक्रोनस मोटर इज ए सिंक्रोनस मशीन दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल पावर टू मैकेनिकल पावर। ये तो आपको क्लियर है। अब सिंक्रोनस जनरेटर आर यूजुअली ऑफ थ्री फेज टाइप बिकॉज ऑफ द सेवरल एडवांटेजेस ऑफ थ्री फेज जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो जनरली जो सिंक्रोनस जनरेटर होते हैं, सिंक्रोनस जनरेटर, वो सिंगल फेज के नहीं, वो थ्री फेज टाइप ही होते हैं। क्यों? क्योंकि थ्री फेज जो थ्री फेज पावर है आपकी, उसका उसमें उसके जनरेशन में, ट्रांसमिशन में और डिस्ट्रीब्यूशन में कई एडवांटेज रहते हैं इन कंपैरिजन ऑफ सिंगल फेज। तो इसलिए सिंक्रोनस जनरेटर जो है वो जनरली थ्री फेज टाइप ही होते हैं।
अब इसमें और आगे हम बात करें कि लार्ज सिंक्रोनस जनरेटर आर यूज टू जनरेट बल्क पावर एट थर्मल, हाइड्रो एंड न्यूक्लियर पावर स्टेशन। तो जो सिंक्रोनस जनरेटर होते हैं, अगर आपको बल्क पावर जनरेट करनी है जैसे पावर स्टेशन में होती है, वहाँ पे ये सिंक्रोनस जनरेटर यूज़ किए जाते हैं। चाहे आपका थर्मल पावर स्टेशन हो, ठीक है, चाहे पानी से चलने वाला हाइड्रो पावर स्टेशन हो, और चाहे आपका न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाला न्यूक्लियर पावर स्टेशन हो। किसी भी तरह का आपका पावर स्टेशन है तो वहाँ पे जो सिंक्रोनस जनरेटर होंगे वो बल्क पावर जनरेट करते हैं इन पावर स्टेशन में, और वो थ्री फेज टाइप के होते हैं। अब आगे इसमें बताएं कि सिंक्रोनस जनरेटर्स विद पावर रेटिंग्स ऑफ सेवरल हंड्रेड मेगावाट या मेगा वोल्ट एम्पियर आर वेरी कॉमनली यूज इन जनरेटिंग स्टेशन। तो जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है वहाँ जो सिंक्रोनस जनरेटर वो यूज़ होते हैं, वो मेगा MVA रेटिंग वाले यूज़ होते हैं, मेगावाट पावर वाले। ठीक है। इंडिया के अंदर आप कहेंगे कि सर बिगेस्ट साइज का रेटिंग वाला कौन सा ये आपका ये जनरेटर अवेलेबल है। ठीक है, द बिगेस्ट साइज यूज इन इंडिया हैज ए रेटिंग ऑफ 500 मेगावाट। ठीक है, इस रेटिंग का यूज्ड इन सुपर पावर थर्मल स्टेशन। और ये कहाँ यूज होता है? ये सुपर पावर थर्मल स्टेशन में, सुपर पावर थर्मल स्टेशन में ये सिंक्रोनस जनरेटर यूज किया जाता है 500 मेगावाट का। ठीक है। सिंक्रोनस जनरेटर आर द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम टुडे। मतलब वर्ल्ड में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है सारे कंट्रीज में, यहाँ पे वहाँ पे, वो जनरेशन कहाँ से होता है? वो इन्हीं वहाँ सब जगह जनरेशन के लिए सिंक्रोनस जनरेटर ही यूज़ किए जाते हैं। ठीक। फॉर बल्क पावर जनरेशन स्टेटर वाइंडिंग्स ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर आर डिजाइन फॉर वोल्टेज रेंजिंग फ्रॉम। तो बल्क जनरेशन के लिए जहाँ पे सिंक्रोनस जनरेटर का आप यूज़ करेंगे बल्क जनरेशन ऑफ पावर के लिए, तो जो स्टेटर वाइंडिंग होती है सिंक्रोनस जनरेटर की, वो उसकी वोल्टेज रेटिंग डिज़ाइन की जाती है 6.6 केवी से लेकर और 33 केवी तक। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया आपके पास कि सिंक्रोनस जनरेटर क्या होते हैं, उनका कहाँ यूज़ होता है, किस रेटिंग के जनरली यूज़ किए जाते हैं, और किस रेटिंग के यूज़ किए जाते हैं पावर स्टेशंस पे। ठीक है। अब इसके बाद बात आती है रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर की, और हमने आपको बताया ना सिंक्रोनस जनरेटर को क्या बोलते हैं? अल्टरनेटर भी बोलते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि कभी हम सिंक्रोनस जनरेटर बोलें कभी हम अल्टरनेटर बोलें। ठीक है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर जो होते हैं उसके क्या एडवांटेज होते हैं। तो नाउ वी कैन राइट एडवांटेज ऑफ रोटेटिंग फील्ड जनरेटर। एडवांटेजेस ऑफ रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर, यानी रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर हम यूज़ करते हैं तो उसके क्या एडवांटेजेस होते हैं। ठीक, ये सब बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, फिर इसके अंदर फिर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो देखिए इसमें क्या होता है कि मोस्ट अल्टरनेटर्स हैव द रोटेटिंग फील्ड एंड द स्टेशनरी आर्मेचर। ये हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं कि जनरली आर्मेचर स्टेशनरी रहता है और रोटेटिंग फील्ड होती है। द रोटेटिंग फील्ड टाइप अल्टरनेटर हैज सेवरल एडवांटेज ओवर द रोटेटिंग आर्मेचर टाइप। देखिए हो दोनों सकता है, अल्टरनेटर में आप चाहे तो रोटेटिंग आर्मेचर कर लें, चाहे तो रोटेटिंग फील्ड टाइप अल्टरनेटर कर ले। तो लेकिन जो रोटेटिंग फील्ड टाइप अल्टरनेटर होता है उसके काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज होते हैं ओवर इन कंपेरिजन ऑफ रोटेटिंग आर्मेचर टाइप अल्टरनेटर। क्या क्या एडवांटेज होते हैं? ठीक है। पहला जैसे है कि ये स्टेशनरी आर्मेचर इज मोर इजली इंसुलेटेड फॉर द हाई वोल्टेज फॉर विच द अल्टरनेटर इज डिज़ाइन। तो अगर आपका आर्मेचर स्टेशनरी रहेगा तो उसको इंसुलेट करना आसान हो जाता है हाई वोल्टेज डिज़ाइनिंग में। अगर हाई वोल्टेज में आप यूज़ कर रहे हैं तो आर्मेचर को इंसुलेट करना ज़्यादा आसान हो जाता है अगर वो स्टेशनरी है। ठीक है। और जनरेटेड वोल्टेज अप टू मैक्सिमम कितना जा सकते हैं आप? 33 केवीए तक। समझ रहे हैं? पहली चीज़, आर्मेचर स्टेशनरी रहने से ये फ़ायदा होता है। सेकंड क्या है
कि द आर्मेचर वाइंडिंग्स कैन बी ब्रेस्ड बेटर मैकेनिकली अगेंस्ट हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज ड्यू टू लार्ज शॉर्ट सर्किट करेंट्स व्हेन द आर्मेचर वाइंडिंग्स आर इन द स्टेटर। फिर वही चीज़ आ गई कि अगर आपकी आर्मेचर वाइंडिंग जो है वो कहाँ किस में है, आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर में, ठीक है। अगर वो स्टेटर में है मतलब स्टेशनरी है, तो उनकी जो ब्रेसिंग है उसको आप मैकेनिकली उनको ज़्यादा कायदे से फिक्स कर सकते हैं, ठीक। थर्ड एडवांटेज क्या है कि द आर्मेचर वाइंडिंग बीइंग स्टेशनरी आर नॉट सब्जेक्टेड टू वाइब्रेशन एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज। क्योंकि आर्मेचर वाइंडिंग स्टेशनरी रहती है तो ना तो कोई वाइब्रेशन का डर होता है ना सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज का डर होता है। जब घूम ही नहीं रही तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज कहाँ से। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका कि द आउटपुट करंट कैन बी टेकन डायरेक्टली फ्रॉम फिक्स टर्मिनल ऑन द स्टेशनरी आर्मेचर विदाउट यूजिंग स्लिप रिंग्स एंड ब्रशेज। तो चूंकि आर्मेचर फिक्स रहता है तो वहां से आपको आउटपुट करंट लेना आसान रहता है, क्योंकि वो स्टेशनरी है तो इसलिए आपको ना तो ब्रशेस की ज़रूरत पड़ेगी ना स्लिप रिंग्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। ये आप नोट कर लीजिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ, लिखने में नेसेसरी टाइम पे उतना समझाना लिखता हूँ मैं ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो, आप समझ लें। नोट करने का काम तो आप किसी भी बुक से कहीं से कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ जो है कि द रोटेटिंग फील्ड इज सप्लाइड विद डायरेक्ट करंट। यूजुअली द फील्ड वोल्टेज इज बिटवीन 100 to 500 volts. Only two slip rings are required to provide direct current for the rotating field, while at least 3 slip rings would be required for a rotating armature। तो देखिए यहाँ पे अगर आप आर्मेचर को स्टेशनरी रखेंगे, अगर इसको आप स्टेटर में रखेंगे तो क्या होगा आपको तो हाँ सॉरी, आर्मेचर को आपको स्टेशनरी रखने से ये फायदा होता है कि जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, रोटेटिंग फील्ड, उसके लिए आपको केवल 2 स्लिप रिंग की जरूरत पड़ती है, ठीक है। लेकिन अगर आपने मान लीजिए रोटेटिंग आर्मेचर आप यूज करेंगे, रोटेटिंग आर्मेचर, तो आपको 3 स्लिप रिंग्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए भी आर्मेचर का स्टेशनरी रहने में फायदा है, ठीक है। और द इंसुलेशन ऑफ द टू रिलेटिवली लो वोल्टेज स्लिप रिंग्स फ्रॉम द शेफ्ट कैन बी प्रोवाइडेड इजीली। और जब 2 स्लिप रिंग्स का हो तो उसका इंसुलेशन भी आप इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं। और क्या एडवांटेज है इसका कि द बल्क एंड वेट ऑफ द आर्मेचर वाइंडिंग्स आर सब्सटेंशियली ग्रेटर देन द वाइंडिंग्स ऑफ द फील्ड पोल्स, ठीक है। जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है वो भारी भरकम होती है, तो आर्मेचर वाइंडिंग का साइज, ठीक है, बल्क एंड वेट वो दोनों कहीं ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन ऑफ फील्ड पोल्स, वाइंडिंग ऑफ द फील्ड पोल्स, वाइंडिंग ऑफ द फील्ड पोल। तो जब ये ज़्यादा भारी भरकम होती हैं और इन्हीं को आप रोटेशन कराएंगे तो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए इसको स्टेटर रखते हैं और इनमें ये छोटे साइज का और कम बल्कि होता है, तो इसको हम रोटेट कराते हैं। तो इससे क्या होता है कि मशीन का जो रिजल्टेंट साइज है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। अगर आप इसको रोटेट कराएंगे आर्मेचर को तो मशीन और भारी भरकम बड़े साइज की बनेगी। उसके बाद नेक्स्ट आप आ जाइए कि रोटेटिंग फील्ड इज कंपेरेटिवली लाइट एंड कैन बी कंस्ट्रक्टेड फॉर हाई स्पीड रोटेशन। तो रोटेटिंग फील्ड जो है वो कंपेरेटिवली अगर लाइट है, कम है वेट में, तो दैट कैन बी कंस्ट्रक्टेड फॉर हाई स्पीड रोटेशन। तो आप उसको उतना तेजी से घुमा सकते हैं, अगर कोई भी हल्की चीज़ है तो उसका रोटेशन ज़्यादा कन्वीनियंट होता है इन कंपेरिजन ऑफ हैवी चीज़। फिर ये चीज़ है। उसके बाद क्या होता है कि द आर्मेचर ऑफ लार्ज अल्टरनेटर्स आर फोर्स्ड कूल्ड विथ सर्कुलेटिंग गैस और लिक्विड्स। तो ये एक और फायदा होता है कि जो आर्मेचर है, आर्मेचर में जो वाइंडिंग है वो गर्म हो जाती है, तो उसकी जो हम फोर्स कूलिंग करते हैं, जो उसको हम ठंडा रखते हैं, ठीक है, उसको करना आसान। चाहे हम ठंडा इसको रखने 2 तरीके होते हैं, चाहे आप सर्कुलेटिंग गैस से उसको कूल रखिए, चाहे आप गैस की जगह लिक्विड यूज कर लीजिए, ठीक है। तो स्टेशनरी आर्मेचर में ये काम करना आसान होता है। और लास्ट एडवांटेज क्या है कि द स्टेशनरी आर्मेचर में बी कूल्ड मोर इजली बिकॉज द आर्मेचर कैन बी मेड लार्ज टू प्रोवाइड ए नंबर ऑफ कूलिंग डक्ट्स। तो कूलिंग डक्ट्स मतलब जो भी वेंटिलेशन के लिए आप डक्ट्स बनाते हो, अगर आपका आर्मे भाई डक्ट्स
डक्ट्स मतलब आप कुछ नहीं, तो आप ऐसे समझ लो कि वेंटिलेशन के लिए जगह है। तो आर्मेचर स्टेशनरी आर्मेचर रहेगा तो उसमें उसका साइज अगर आपने थोड़ा सा बड़ा भी कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, कूलिंग डक्ट्स उसमें आप कई बना लोगे ना, तो ये फायदा रहता है स्टेशनरी आर्मेचर में। तो दीज आर द एडवांटेजेस वाई रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर आज rotating field alternator are used commonly in compare to the rotating armature alternator. क्लियर? तो आई होप कि आपको ये इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया होगा कि सिंक्रोनस जनरेटर को ही अल्टरनेटर बोलते हैं, सिंक्रोनस मशीन क्या होती है, और हमने आपको एडवांटेज भी बता दिया कि रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर ही क्यों यूज़ किए जाते हैं। बाकी इसके बारे में, इसका स्पीड कंट्रोल, ये सब चीज़ें हम लोग आने वाले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो कंटेंट पसंद आया होगा। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।